हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर में आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। और आज हम उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने जब बात करी यहाँ पर, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में भी बहुत डिटेल में पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का बेसिक कंसेप्ट यही था कि रेस्ट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हमें ये बात भी पता लग गई थी कि चार्ज इज रिक्वायर्ड या चार्ज इज एसेंशियल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कुछ एक बातें ऐसी आती है जो हमें कई बार फिजिक्स में कंफ्यूज करती हैं। उन कंफ्यूजन्स का ही हम यहाँ पर इस पूरे के पूरे लेक्चर में सॉल्यूशन ढूंढेंगे। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि कैन यू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी चार्ज। क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो बिना किसी चार्ज के, मतलब इन न्यूट्रल रीजन। यानी कि जैसे यहाँ पर ये कोई चार्ज है और ये इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन सवाल मेरा ये है कि कैन यू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी चार्ज। क्या आप किसी चार्ज के बिना भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर क्या आप किसी भी स्टैटिक चार्ज के बिना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें चार्ज हमें दिखाई ना दे। या फिर इसी क्वेश्चन को हम ये पूछें कि क्या किसी न्यूट्रल रीजन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका आंसर सोचो, आप क्या दोगे इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड नंबर क्वेश्चन। अगर आपसे कोई बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ध्यान से सुनिए आप सॉरी, ध्यान से सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा है, क्या आप उसमें मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैन यू प्रोड्यूस मोशन इन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैंने दो बातें करी है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड की, कि क्या आप किसी चार्ज में, जैसे कि हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ा था और हमने ये देखा था उसमें कि अगर ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई रेस्ट चार्ज है, तो इस रेस्ट चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो 0 होता है। रेस्ट चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। और अगर कोई चार्ज मूव करता हुआ आ रहा है इसके अंदर, मान लीजिए कि कोई पॉजिटिव पार्टिकल है और वो v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, तब उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा F = QVB sin थीटा। अभी तक हम अपने बेसिक इस टॉपिक पर नहीं आए हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पर। हम उससे पहले की एक दो बातें यहाँ पर पूछ रहे हैं कि हम सब ये जानते हैं कि किसी भी रेस्ट चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पर तभी लगेगा जब उस चार्ज में इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो। तो उस चैप्टर में और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में हम यही पढ़ते हैं और यही पढ़ाते भी हैं कि भाई अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स वर्क या अप्लाई नहीं होगा। अब मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, कैन यू प्रोड्यूस मोशन। क्या आप इसमें मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ये रेस्ट में है तो आप इसको वेलोसिटी में ला सकते हैं। तो इसका जवाब ढूंढिए आप, हाँ या ना। तो इन सभी क्वेश्चंस के जवाब और सॉल्यूशन हमें आज के इस लेक्चर में मिलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मजा भी आएगा आपको। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस टॉपिक को बिल्कुल स्किप करके जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स इसको पढ़ाते भी नहीं है। और जेईई के अंदर और नीट के अंदर पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर पूछे जा चुके हैं। सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्या होगा, ये आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ चलता है शुरू से इस चैप्टर के, पूरा का पूरा चैप्टर ही उस लॉ पर बेस्ड है और उसे हम बोलते हैं फैराडे लॉ। फैराडे लॉ हमें ये बताता है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, whenever magnetic flux
in any region, whenever magnetic flux in any region changes with time, EMF induces, and that induced EMF is given by d phi by dt. उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डी फाई बाई डी टी होता है, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कहीं भी किसी भी रीजन में चेंज हो रहा होता है तो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है, और उसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ये पूरा का पूरा लॉ हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए दो बातें हैं यहाँ पर। सपोज कीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर कोई कॉइल है जो इस तरह से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होती हुई और फिर एग्जिट हो जाती है। तो अब आप क्या बोलोगे कि जब ये कॉइल इस फील्ड के अंदर एंटर होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, और जब ये कॉइल एग्जिट होगी तब ये मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, और जब ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगी तब ये फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, राइट? क्योंकि जब ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही होगी तो फ्लक्स ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। तो अब आपसे कोई बोले कि ईएमएफ कब कब इंड्यूस होगा, तो आप बोलोगे कि जब जब फ्लक्स में चेंज होगा। इसका मतलब एंटर होते समय भी ईएमएफ इंड्यूस होगा और एग्जिट होते समय भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि फ्लक्स में चेंज होगा। फ्लक्स में चेंज हो रहा है ये बात हमें बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि फ्लक्स में चेंज क्यों हो रहा है, फ्लक्स में चेंज होने की वजह क्या है, तो इसको आप अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे जैसे ये कॉइल अंदर आती है वैसे वैसे एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या एरिया ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल इंक्रीज होता जाएगा, और उसके बाद में वो जब वो पूरी तरह से एंटर हो जाएगी तो फिर वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन एरिया बदल रहा है, और इस एरिया के चेंज होने की वजह से फ्लक्स में चेंज आ रहा है। बिल्कुल कंसेप्चुअल बात है ये, और ये हमें बिल्कुल क्लियर भी है। सवाल इसका उल्टा बोलूं मैं आपसे कि अगर ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर और मैंने ये कोई कॉइल रख दी है यहाँ पर, क्या इसमें से पास होने वाला फ्लक्स टाइम के साथ में चेंज हो सकता है? कैन द फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस रेस्ट और स्टैटिक कॉइल चेंजेस इन दिस मैग्नेटिक फील्ड? तो आपका जवाब ये होगा कि इफ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज फ्लक्स विल चेंज। यहीं से हमारा ये कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब कभी मैग्नेटिक फील्ड वेरी करे, किसमें वेरिएशन हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन हो जाए, तब भी फ्लक्स में चेंज होगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा होगा तो फ्लक्स, जिसे आप एक्सप्लेन करते हो या डिफाइन करते हो फाई इक्वल टू बी डॉट ए से, एरिया कांस्टेंट है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वेरी होने से ये फ्लक्स भी वेरी हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा तो फ्लक्स भी वेरी हो जाएगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो फिर एक बार वापस फैराडे लॉ पे आ जाए कि ईएमएफ इंड्यूस होगा और हमें इंड्यूस्ड करंट मिलेगी और हमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन क्या है वो हम यहाँ से अब देखते हैं। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट हमें यहाँ से मिल गया। तो सिंपल लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल इसको हम अगर डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड produced by the time varying magnetic field
is called induced electric field. देखिए फिजिक्स में हर डेफिनेशन, हर क्वांटिटी बिल्कुल अलग तरीके से डिफाइन रहती है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे आपने चार्ज की कहीं कोई बात ही नहीं करी है, ठीक है ना। हमने चार्ज को यहाँ पर अभी तक कहीं इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है, और फिर भी हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया है, और हमने ये बोला है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर वो कोई मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ में वेरी हो रहा होता है और वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज the another different kind of source of electric field which can simply be produced by the time varying magnetic field. No charge is required or not any charged region is required to produce such electric field. इस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसी चार्ज की या किसी चार्ज बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर हमें उस क्वेश्चन का मिल गया कि कैन यू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूट्रल रीजन विदाउट एनी चार्ज। तो हम बोलेंगे यस, वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूट्रल रीजन विदाउट एनी चार्ज, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहां पर अब इस सोर्स की तरफ ध्यान देंगे, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लेते हैं हम, लेट इन एनी रीजन मैग्नेटिक फील्ड मान लो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेज एट द रेट dB/dt माइनस एल्फा। अब ये dB/dt माइनस एल्फा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे dB/dt तो वो हो जाएगा एल्फा। टेस्ला पर सेकंड तो हो गई। एल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अब आप कहोगे सर ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, तो उसको भी मैं बताया तो आपको। मान लीजिए कि आपने ये कोई सोलेनॉइड लिया है, सोलेनॉइड ले लिया आपने, और इस सोलेनॉइड में आपने करंट फ्लो की, और जब आपने इसके अंदर करंट फ्लो की तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, दैट विल बी μ0 Ni। और अगर ये करंट आप टाइम के साथ में वेरी करो या डिक्रीज करो या इंक्रीज करो, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ में डिक्रीज होने लगेगा। तो अब हमें ये पता लगा, देखो अब इसका मतलब अब हमें क्या पता लग गया कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा होगा या इंक्रीज हो रहा होगा, तो इसका मतलब इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर ये करंट कांस्टेंट है तब तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही रहेगा, लेकिन अगर ये करंट टाइम के साथ में वेरी करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ में वेरी करेगा, और तब एक इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं कह पाएंगे, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बेसिकली time varying magnetic field is the source of induced electric field। तो अब हम अपने इस टॉपिक के मेन पार्ट पे आते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, किसका? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखो ध्यान से सीख रहे हैं हम यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि जनरली ये टॉपिक बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, इसलिए मैं आपको उसको बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है मैंने, और बहुत सारी बातों का आंसर अभी तक आपको मिल गया है, आगे और भी मिलेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम किया है। ये सिलेंड्रिकल इस तरह से सिलेंड्रिकल है कि बोर्ड के अंदर और बोर्ड के बाहर इस तरह का एक सिलेंडर आ रहा है, और ये सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वेरी हो रहा है विद द रेट dB/dt इक्वल टू एल्फा, राइट। इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड dB/dt को मैंने यहां पर क्या ले लिया? एल्फा, राइट। अब ये इंक्रीज हो भी सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। अब
जैसे मान लीजिए कि ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर है जिसकी रेडियस मैं यहां पर ले लेता हूं कैपिटल आर, राइट। अब ध्यान से देखें आप कि अगर इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर दिस इज एन इमेजिनरी लूप, आर रेडियस का मैंने इसमें एक इमेजिनरी लूप लिया है, राइट। अब आपसे कोई बोले कि इसमें से फ्लक्स कितना जाएगा, तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, फ्लक्स फ्रॉम द लूप कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा लूप से बी डॉट ए, और यहां पर बी और ए के बीच में मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल यहां पर 180 डिग्री है, तो मैं ले लेता हूं यहां पर माइनस बी ए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और इसका एरिया बाहर की तरफ है, तो यहाँ पर बी ए कॉस 180 आएगा, और कॉस 180 से ये कितना आ गया, माइनस बी ए। अब सवाल ये है कि क्या ये मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, तो हमारा जवाब होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, दिस इज द टाइम वेरिंग फ्लक्स। और ये फ्लक्स टाइम के साथ में वेरी क्यों कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में वेरी कर रहा है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो ये फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो ये फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगा मिनिमम मैक्सिमम, तो फिर ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी यहाँ पर ऑसिलेट करेगा। इसका मतलब प्योरली दिस फ्लक्स इज नॉट कांस्टेंट बट दिस फ्लक्स वेरीज विद द टाइम। ये टाइम के साथ में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, और टाइम के साथ में वेरी कर रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पर अब फैराडे लॉ यूज करेंगे, और फैराडे लॉ यूज करके हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो फ्लक्स फाई इक्वल टू यहाँ पर बी ए आ गया, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पर आ गया है बी इंटू ए, और इस सर्कुलर लूप की जो मैंने बात की थी यहाँ पर, इसका एरिया यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तब ये फाई इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू पाई आर स्क्वायर। इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी, और क्योंकि इसका एरिया तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तब ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी, और डी बी बाई डी टी को आप चाहो तो यहाँ पर क्या पुट कर सकते हो, एल्फा, क्योंकि इसमें हमने रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितना लिया था, एल्फा। तो ये यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जो लॉज होते हैं वो तो हम शुरू से पढ़ते ही आते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब में क्या रिलेशन होता है, तो आप ये जानते हैं कि पोटेंशियल इक्वल टू होता है माइनस ई डॉट डी आर या ई डॉट डी एल, और यहां पर ये पोटेंशियल कितना क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, राइट, माइनस ई डॉट डी एल। और ये ईएमएफ दोनों को हम इक्वेट करें, बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, तो ई डॉट डी एल हम इसमें इंट्रोड्यूस करें, तो इन दोनों को इक्वेट करने पर हमें ये पता लगेगा कि पाई आर स्क्वायर इंटू एल्फा इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, ठीक है। नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस होता है ये भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, बिकॉज वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है। तो इस नेगेटिव साइन को अगर आप मैग्नीट्यूड में स्किप भी कर देंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो देखिए सिंपल कंसेप्ट हमने यहाँ पर जो फॉलो किया है कि पहले हमने फ्लक्स लिया यहाँ पर, और फ्लक्स में हमने यहाँ पर एरिया की वैल्यू पुट कर दी है, तो ये एरिया यहाँ पर हो गया पाई आर स्क्वायर, राइट, पाई आ गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ में हमें चाहिए होता है डी फाई बाई डी टी, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा डी बाई डी टी, और डी बी बाई डी टी
की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी दी है, अल्फा, और वो dv/dt की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। तो ये सिंपल रूल फॉलो करते हुए आपने यहाँ पर ये इक्वेशन ले ली है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, है ना। तो ये एक्सप्रेशन आने के बाद में अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाएंगे कि उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इनसाइड या आउटसाइड उस रीजन में। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमने जो लिया था वो है, ठीक है ना। अब सिंपल से एक बात हम बोल रहे हैं कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में डिक्रीज होता है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में डिक्रीज होता है, इसका मतलब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये होगा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस होगा। तो हमें ये पता है कि इंड्यूस्ड करंट अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मिलती तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलती, है ना। अगर आप यहाँ पे कोई मेटालिक रिंग रख देते, मैंने यहाँ पर कोई मेटालिक रिंग रख दी है यहाँ पर, अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा होता तो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस करंट आ जाती। अब आप जानते हैं कि करंट आई है, इसका मतलब कोई ना कोई ड्रिवन फोर्स आया है, इसका मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ का कोई सोर्स आया है, और वो ईएमएफ का सोर्स हमने यहाँ पर पता लगा लिया था। ईएमएफ का सोर्स जो हमारे पास में आया था d∅dt, जिसको हमने यहाँ पर लिया था πr² इंटू अल्फा, ये ईएमएफ का सोर्स आ गया था, और इसको हमने इक्वेट किया था -E.dl के। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप ध्यान से देखें तो इस लूप की हम बात जब कर रहे हैं, यहाँ पर एक बार मैं दोबारा ले लेता हूं, ठीक है ना। वही r डिस्टेंस पर, यही यहां से देखिए आप r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P आपने लिया, तो इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही आएगी। और इस पूरे के पूरे लूप को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें ये पता है कि इस पूरे लूप में किसी भी पॉइंट पर टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम यहाँ पर अब ये बात बोल पाएंगे कि फॉर दिस क्लोज्ड लूप इंटीग्रेशन ऑफ E.dl, इंटीग्रेशन ऑफ E.dl, क्योंकि E और कोई भी पाथ आप लें dl एक ही डायरेक्शन में आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और पाथ एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा E, और इस पूरे के पूरे लूप की लेंथ यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2πr। इसकी वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए। अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है ही, क्योंकि हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग लिया था। इसका मतलब मैग्नीट्यूड अगर हमें चाहिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें यहां पर क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये हो जाएगा πr² अल्फा ये, और E.dl की जगह हमने यहां पर रख दिया है E इंटू 2πr। सिर्फ मैग्नीट्यूड की हम यहां बात कर रहे हैं, नेगेटिव साइन हमने यहाँ पे स्किप कर दिया, पाई से पाई यहां पर कैंसिल हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको यहां पर मिल जाएगी r² अल्फा, और नीचे क्या आएगा 2r, और वी कैन राइट α/2 इंटू r। चलिए, ये हमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड मिल गया, और इसमें कहीं पर भी कोई चार्ज नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसमें हमें कोई चार्ज की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट किसकी है, अल्फा की। और ये अल्फा क्या है, ये आप बार बार जान चुके हो। अल्फा रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा यहाँ पर dv/dt को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इनसाइड द मैग्नेटिक रीजन। मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में अंदर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला आपको वो α/2 इंटू r मिला है, और आप देख सकते हो कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r। इसका मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाएगा।
एक बहुत ही अनोखा कंसेप्ट, बहुत ही अनोखा पॉइंट हमें मिल गया है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पर है अल्फा आर बाई 2, और जिसका मैग्नीट्यूड विद डिस्टेंस लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। तो बहुत सारे कंसेप्ट्स इससे हमें सॉल्व होंगे। अब हम देखते हैं कि आउटसाइड पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है ना। तो ये हमें मिल गया इनसाइड वाले पॉइंट पर। अब हम देखते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड के आउटसाइड भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखिए कितनी अलग अलग हम बातें यहाँ पे देख रहे हैं आज। यही वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो आप जानते ही हैं, मैंने सिलेंड्रिकल लिया है। और अब की बार मैं इस पॉइंट P को आउटसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं एट डिस्टेंस r, राइट। वहीं से स्टार्ट करेंगे हम, और मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज लूप passing from point P। पॉइंट P पर हमने अब फिर एक लूप कंसीडर कर लिया है। सर्कुलर लूप है ये r रेडियस का, लेकिन इससे जो फ्लक्स जाएगा आप जानते ही हो वो बी ए आएगा, है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था फ्लक्स का मैग्नीट्यूड जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, बी ए आ रहा था, लेकिन ए जो यहां पर लिया जाएगा वो कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ फील्ड, इससे पहले वाले एक्सप्रेशन में हमने स्मॉल आर लिया था, लेकिन यहां पर कैपिटल आर लेंगे क्योंकि एरिया तो मैक्सिमम यहीं तक आ पाएगा, इसके आगे के तो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद ही नहीं है। और जब मैग्नेटिक फील्ड मौजूद ही नहीं है तो मैक्सिमम फ्लक्स के लिए मैक्सिमम एरिया जो हमने यहाँ पे ले लिया वो इसका मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्रॉस सेक्शन एरिया के बाद में तो हमें एरिया को इंक्रीज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड तो केवल 0 से लेकर के कैपिटल आर तक ही है, राइट। और अब आगे बढ़ जाते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू आई थी यहाँ पर डी फाई बाई डी टी, एरिया की जगह आप पाई आर स्क्वायर रख ही दोगे यहाँ पर, और इधर आ जाएगा डी बी बाई डी टी, तब ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी को हमने क्या लिया था, अल्फा, ठीक है ना। और अब इस इंड्यूस ईएमएफ को बराबर कर देते हैं हम किसके, ई डॉट डी एल के, और ई इंटू लेंथ ऑफ पाथ ये बराबर हो जाएगा माइनस ई इंटू, और इस पाथ की लेंथ हो जाएगी, क्योंकि आप जानते ही हो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल दोनों आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहे थे। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन तो बदलेगी नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी टाइम के साथ में डिक्रीज हो ही रहा है, क्रॉस डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमें क्लॉकवाइज करंट मिलेगी, तो क्लॉकवाइज ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो ई और डी एल दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर ई इंटू 2 पाई आर आ गया। नेगेटिव साइन मैंने आपको बताया, मैग्नीट्यूड में आप स्किप कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट करेंगे हम, तो पाई आर स्क्वायर एल्फा और इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर, राइट। पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा यहाँ पर, पाई को पाई से आप कैंसिल कर दें तो ये मिल जाएगा हमें आर स्क्वायर एल्फा बाय 2r, r square alpha by 2r, and this electric field is inversely proportional to distance of point P from the center of this magnetic field. So if we draw the curve between B and R, B और R में अगर हम यहाँ पर कर्व खींचेंगे तो ध्यान से देखिएगा आप, ये सेंटर लिया है मैंने O, तो B और R में यहाँ पे जो कर्व आ रहा है वो हमें पता है कि जब तक हम इनसाइड थे, यहाँ पर अंदर वाले पॉइंट पर हम जब थे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा था अल्फा बाई 2 इंटू आर अंदर वाले पॉइंट्स के लिए, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो इसका मतलब ये R के साथ में इंक्रीज होगा,
और आउटसाइड जाने पर ये आर के साथ में डिक्रीज होगा। तो बाहर आने पर ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एंड इनसाइड पॉइंट्स के लिए ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और ये हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक इसकी प्रेजेंस है, तो हम बोलेंगे कि ये इस पूरे के पूरे सिस्टम में इस पॉइंट 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक इस पूरी होल विसिनिटी में ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। और यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं है, ये रीजन पूरी तरह से न्यूट्रल है। सो इन दिस वे वी कैन प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी चार्ज विद द हेल्प ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। तो अब हमें इसमें काफ़ी कुछ पता लग गया है। तो कई तरह के क्वेश्चंस इस पर बनते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर cylindrical magnetic field whose cross section is shown। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि सिलेंड्रिकल है और इसका क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ दिखाया गया है। मान लेता हूँ रेडियस इसकी यहाँ पर आर है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मान लेता हूं कि मैंने यहां से r डिस्टेंस पर एक q चार्ज रख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ चार्ज q इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस r एज शोन, ठीक है ना, फोर्स ऑन इट, इस पर कितना फोर्स लगेगा, राइट। इसका आंसर आप क्या देंगे? अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आप इसका आंसर क्या दोगे कि ये क्यू चार्ज यहां पे रख दिया है, इस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर से r डिस्टेंस पर क्यू चार्ज रख दिया है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। आप कहोगे इतना फिर क्यों पढ़ाया? जब इसका आंसर 0 ही था तो क्यों पढ़ाया? क्योंकि इसमें कहीं पर भी अभी तक ये नहीं लिखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में वेरी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, लिखा है कि इफ dv by dt is given by alpha, now the force on charge q। अब इस चार्ज q पर कितना फोर्स आएगा, ठीक है ना। अब इस चार्ज पर कितना फोर्स आएगा। अब हमें यहाँ पे दे दिया dv by dt अल्फा। तो क्वेश्चन में आपको वो ऐसा कुछ बोलेगा नहीं कि यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। क्वेश्चन में सिर्फ उसने ये लिखा कि दिस मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विद टाइम। आपने तुरंत अपना कंसेप्ट ध्यान में लगाया कि हाँ, गुरुजी ने पढ़ाया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पर फोर्स लगाएगा। तब इसका आंसर क्या आ जाएगा? F इक्वल टू क्यू ई, और E आप आउटसाइड वाला ले लें। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अभी आपको बताया था r स्क्वायर अल्फा बाय 2r, आप इसकी जगह पुट कर दें, तब ये मिल जाएगा आपको क्यू आर स्क्वायर अल्फा बाय 2r, राइट। अच्छा ये बताइए कि आपसे कोई ये बोलता है कि ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कि मैग्नेटिक फोर्स? तो हमने ये देखा है कि ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया है, तो दिस फोर्स विल बी इलेक्ट्रिक फोर्स, नॉट मैग्नेटिक फोर्स। और हमें उस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया अब, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स तो किसी भी रेस्ट चार्ज में मोशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज केपेबल, इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज में मोशन प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब इस क्यू चार्ज पर यहाँ पर जो फोर्स लगेगा जो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर dv बाई dt मैंने पॉजिटिव लिया है, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? QE। और जब इस पर फोर्स लगेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से सर्कुलेट होने लगेगा।
तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात हमें ये पता लगी कि क्योंकि हमें ये नहीं पता, हमें जो बाहर से दिख रहा है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें विजिबल नहीं हो रहा, बस ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में क्या है, वेरिएबल है। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में वेरी कर रहा है तो ये चार्ज मोशन में आ जाएगा, और जब ये चार्ज मोशन में आएगा तो हमें क्या लगेगा, हमें ये लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड ने चार्ज में मोशन ला दिया। बट इनसाइड जो फिनोमिना है वो हम जानते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड मोशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, बल्कि ये मोशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस हुआ है। और इन सब का आंसर एक ही है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप कि आपको ये अब कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिनको हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हम करते हैं यहाँ पर, चलिए मान लीजिए कि ये कोई व्हील है, सर्कुलर व्हील है ये, ठीक है। और इसका ये जो पार्ट है रिम वाला वो कंडक्टिंग है, तो इसको हम यहाँ पर कंडक्टिंग व्हील बोल देते हैं। ये वाला पार्ट कंडक्टिंग है। चलिए कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग, चलो हम तो नॉन कंडक्टिंग ही ले लेते हैं, हटाओ भाई। कंडक्टिंग में लोगों को कन्फ्यूज होता है कि ठीक है कंडक्टिंग में तो होगा ही होगा, पर हमने यहाँ पर इसको क्या ले लिया, नॉन कंडक्टिंग। तो ये नॉन कंडक्टिंग व्हील हो गया, ठीक है ना। अब इस नॉन कंडक्टिंग व्हील को हम तो एक्सटर्नली तो चार्ज दे ही सकते हैं ना, तो हमने यहाँ पर इस पर चार्ज दे दिया। क्वेश्चन ये है कि चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द रिम ऑफ नॉन कंडक्टिंग व्हील ऑफ रेडियस r रेडियस है, Q चार्ज हमने इसको दे दिया, और ये व्हील आपको पता है कैसे रखा हुआ है, ये हमने इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। जो इस पूरे के पूरे व्हील को कवर कर रहा है, यानी ये व्हील ऐसे रखा है, ऐसे रखा है व्हील, और मैग्नेटिक फील्ड इस पर इस तरह से इसके प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेरी कर रहा है dV/dt माइनस अल्फा। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील आफ्टर टाइम t। टाइम t के बाद में इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। अब बच्चों को लगता है कि यार इसको कैसे करें, अब इसमें मैकेनिक्स है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इसका जवाब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ से मिल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो वो चार्ज मूव करेगा, चार्ज मूव करेगा तो फिर ये व्हील भी यहाँ पर मूव करने लगेगा, ठीक है ना। तो हमें ये बात बिल्कुल पता लग गई, तो हम अपना सॉल्यूशन इसे करते हैं। फोर्स कितना लगेगा इस पूरे के पूरे व्हील पर, तो हम बोल देंगे साहब वो फोर्स हो जाएगा QE, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता है ये सब तरफ वेरी कर ही रहा है और ये व्हील पूरी तरह से इसके अंदर है, तो E की वैल्यू आपको पता रही है αr/2। तब यहाँ पर ये फोर्स हो जाएगा, चार्ज की जगह आपने Q ले लिया, E की जगह आपने αr/2 ले लिया, और ये हमको क्या मिल गया, फोर्स। अब ये फोर्स क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो ये फोर्स भी इस पर
क्लॉकवाइज लगेगा। इसका मतलब ये व्हील इस तरह से क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। क्लॉकवाइज घूमने लगेगा तो इसका मतलब इस पर टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क ऑन व्हील, अब यहां से मैकेनिक्स स्टार्ट हो गई। कितना लगेगा? F इंटू रेडियस, और रेडियस यहां पर हमने क्वेश्चन में R दी है, तो F इंटू रेडियस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तब ये बन जाएगा Q अल्फा R स्क्वायर बाय 2, राइट। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में? टॉर्क की। और टॉर्क किसके बराबर होता है? I अल्फा के, या मैं इसको बोल दूं I अल्फा का मतलब क्या हो गया? डी ओमेगा बाय डी टी। अल्फा बराबर क्या हो गया? डी ओमेगा बाय डी टी। ये डी ओमेगा बाय डी टी आ गया। अल्फा तो अल्फा खुद डी वी बाय डी टी है, हमें मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लेना है तो यहाँ पर डी वी लिखे हम, लेकिन ये अल्फा अपने आप में एक कांस्टेंट रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसको सॉल्व कर लें तो डी ओमेगा बराबर आ जाएगा यहाँ पर क्यू अल्फा आर स्क्वायर बाय 2i इंटू डी टी, राइट। अब मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन अगर आप लेना चाहते हैं तो अल्फा की जगह आप यहाँ पे dv बाई डी टी कर सकते हैं, dv बाई डी टी से ये कट जाएगा। और टाइम t पर अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो आप इसका 0 से t तक क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें। तो ये क्वेश्चन जो आपको दिखा 1 2 3 लाइन में सॉल्व हुआ, और आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलना कि इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, तो वो हो सकता है कि वो एक एक पेज 1.5 पेज भर दें। तो देखो बेटा, सारी की सारी बातें इस कंसेप्ट पर डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह से चीज़ों को समझते हो। तो मैंने आपको ये कंसेप्ट जो आज बताया इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और हमें बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब हमें इसमें मिल गया है। और सबसे बेसिक जो इसमें हमें कंक्लूजन मिला है कि वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इस चैप्टर में और भी लेंगे, और साथ में अलग अलग कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस भी देखेंगे।